हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली एआईबी पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एआईबी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आज भी हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर करवाए थे, यानी कि हम 50-50 कवर करवा रहे हैं आपके क्वेश्चन, ताकि आपकी क्वेश्चन की क्वांटिटी भी मैक्सिमम रहे और आप जल्दी से जल्दी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम 1 से 50 तक कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं 51 से लेकर 100 तक। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द रेलवे एम्प्लॉय बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एन एक्सीडेंट इज गवर्न्ड बाय। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन सिंपली यही कह रहा है कि कोई रेलवे का एम्प्लॉयड है और उसको अब कंपनसेशन लेनी है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे इंजरी हो रही है। तो ऐसे में वो कंपनसेशन कहाँ से, किस एक्ट के अंदर ले सकता है? क्या वो एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंदर ले सकता है, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 में ले सकता है, राइट टू पर्सनल विद डिसेबिलिटी के अंदर ले सकता है, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर ले सकता है? तो जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो सही जवाब होगा उसको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे ताकि आपको जो है आंसर पता चल जाए। इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू द एक्सीडेंट। क्या कह रहा है? सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेलवे में कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको पर्सनल वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसे में वो मिनिमम कितना अमाउंट एज ए कंपनसेशन ले सकता है एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 1923 के अनुसार? तो उसे जो है मिनिमम कंपनसेशन दी जाएगी 1,40,000 रुपए, यानी कि 1,14,000 रुपीज वो उसको मिनिमम कंपनसेशन दी जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है? द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन इन इसको आप इस तरीके से पढ़िए। इन विच सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट डील विद द टाइम ऑफ द ओकरेंस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। यानी कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के शुरू होने की समय सीमा के बारे में कहां पर, किस सेक्शन के अंदर जो है बताया गया है? तो इसके रिगार्डिंग है हमारा सेक्शन नंबर 22। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक कंपनी विश टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो। यानी कि हर एक कंपनी की इच्छा होती है कि उसके लोगो को यूज ना किया जाए। वो लोगो एक्चुअली में है क्या? क्या वो कॉपीराइट है, क्या ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है? तो उसे हम कहते हैं पेटेंट। दूसरे का यूज नहीं किया जा सकता। कंपनी की हमेशा इच्छा होती है कि उसका लोगो, उसका जो ट्रेडमार्क है, उसे यूज ना किया जाए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सीआरपीसी 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय ए रेप विक्टिम। यानी कि रेप विक्टिम के साथ हुए रेप की इंफॉर्मेशन अगर ली जाती है तो उस इंफॉर्मेशन को कौन रिकॉर्ड कर सकता है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वुमेन ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। यानी कि कोई भी वुमेन ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर और डिफेंस सर्विस और होल्डिंग एनी सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर होल्डिंग ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, यानी कि किसके लिए? प्रेसिडेंट के प्लेजर के लिए वो उस ऑफिस पर अपनी पोस्ट को होल्ड करेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी समन के बारे में बात की गई है। आपको देखना है कौन सा बिल्कुल सही है। समन कैन बी ओरल, समन कैन नॉट बी सर्व ऑन कोऑपरेटिव एंड टाइटल, summon are either for the appearance or for production of a document and things. Summon can be served to servant in case the person on whose name summon are made cannot be found. तो summon के रिगार्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है कि समन जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी थिंग को या फिर किसी पर्सन को अपीयर यानी कि अपीयरेंस के लिए यहाँ पर भेजा जाता है।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, यानी कि हिंदू मैरिज के अनुसार इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। इट इज एज्यूम दैट ए पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, संथल, क्रिश्चियन, जैन, जैव और पारसी बाय रिलीजन इन हिंदू इज हिंदू। ए पर्सन हु बिलोंग टू द लिंगायत सब section is assumed to be a Hindu. A person converted to any other religion need to follow the local custom और रिचुअल फॉर द कन्वर्जन बैक टू द हिंदू, यानी कि यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड has been provided under which section of the CRPC or CPC। CPC किस सेक्शन में बात की गई है कि कोर्ट से बाहर सेटलमेंट किया जा सकता है, सेक्शन नंबर 89 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन की, इंडियन एविडेंस एक्ट कम इनटू फोर्स इन, यानी कि कब हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है लागू हुआ था, तो वो हमारा लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के हमें पता लगाना है, उसके बाद ये हमारे ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन सही है। देयर शैल बी ए पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द ईच स्टेट। द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन इफ रिक्वेस्ट टू डू बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एग्री टू सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड ऑफ द स्टेट, जो है दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए थर्ड जो है इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु, यानी कि कोई भी प्राइवेट पर्सन, यानी कि पुलिस के अलावा कोई भी पर्सन जो है किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कब अरेस्ट कर सकता है, कमिट नॉन बेलेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, कमिट नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, commit compoundable offense in his presence, commit offense in his presence और is a proclaimed offender, या तो उसके समक्ष कोई अपराध उसने कमिट किया हो, दूसरी चीज क्या है कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, तो ऐसे में प्राइवेट पर्सन भी जो है किसी को अरेस्ट कर सकता है। हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, यानी कि कब तक कोई भी वारंट इशू किया जाता है तो वो कब तक लागू रहता है, जब तक कि उसे एग्जीक्यूट ना किया जाए, जब तक कि वो कैंसिल ना हो जाए, यानी कि वो वारंट जो है निकाला गया है किसी को पकड़ने के लिए, जब तक उसे पकड़ा ना जाए या फिर जिसने वारंट एग्जीक्यूट किया है वो उसे कैंसिल ना कर दे। बात करें अगले क्वेश्चन की, रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी कितना परसेंट होगा अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, तो वो होगा हमारा 20%। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द एनुअल वैल्यू, कितने एनुअल वैल्यू से सेक्शन 24 के अनुसार डिडक्शन किया जाएगा, तो ये होगा 3/10, यानी कि 3/10 जो है डिडक्शन की जाएगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इट नॉट होली subjective, objective, descriptive, summative test and it contours on fairly indicated by the constitution, तो इसमें जो आएगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा सब्जेक्टिव। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द पावर टू अनेक्ट ए लॉ रिलेटेड टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू, क्या आएगा, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउस ऑफ पीपल या पार्लियामेंट, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप आर्टिकल 11 को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पार्लियामेंट टर्म को जो है यूज किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है, प्रोमेजनरी स्टॉपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एजेंसी इज डिसाइडेड बाय, किस केस के अंदर यह डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट एजेंसी के अगेंस्ट प्रोमेजनरी स्टॉपल, तो इससे रिलेटेड हमारा केस था पूर्णिमा ऑयल मिल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसके बारे में सेक्शन 56 के अंदर बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, शेड्यूल नंबर 2 ऑफ द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग,
सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एज फैक्टर फॉर द कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, लिस्ट ऑफ पीपल हु आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो इस चीज को जो है इंक्लूड किया गया है। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू, ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है जुडिशियली, एक्स्ट्रा जुडिशियली, बोथ 1 and 2, एदर 1 and 2। तो दोनों को यहाँ पर ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है एडमिशन को। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट लेड डाउन, क्या लेड डाउन करता है, इन सभी ऑप्शंस को हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ए नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सेकेंडरी एविडेंस कैन बी रिसीव अंडर सेक्शन 65A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, बिल्कुल सही है। नोटिस टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन रिटर्न, बिल्कुल सही है। ऑर्डर 9 रूल 15 ऑफ CPC प्रिस्क्राइब द काइंड ऑफ नोटिस टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, यानी कि सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका लास्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेस इप्सो लेक्विटर का क्या मतलब है, ये एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, इस पे डिटेल में भी जो है पूछा जाता है। तो इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चीजें सव्य बोलती है, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द कमिटी विच लीड द पासिंग ऑफ CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, यानी कि जब हमारी 2013 अमेंडमेंट आई थी CRPC में, तो उस कमिटी के जो हेड थे वो कौन थे, तो उस कमिटी के जो हेड थे वो थे जस्टिस JS वर्मा जी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच स्कीम ऑफ द CRPC नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, बोथ 1 and 2 एंड नॉन ऑफ द अबोव। तो ये जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है प्राइवेट रॉन्ग की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए मैन और वुमेन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ विच सेक्स, रिम्यूनरेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजियस वुड बी द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1)। तो 15(1) के अंदर हमारा जो है सेक्स टर्म को इंक्लूड किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय हुम, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट टू द प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टेन्योर, और यानी कि किस के दौरान जो है फंडामेंटल राइट के अंदर से जो है एलिमिनेट हटा दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, तो ये थे मोरारजी देसाई के समय पर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हेन द एक्यूज स्टेटेड आई विल प्रोड्यूस द शेयर व्हिच आई रिसीव इन सच एंड सच रॉबरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिसेबल विद रिगार्ड टू सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये स्टेटमेंट दी गई है, इसे हमें पता लगाना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। एन एडमिशन दैट देयर वाज ए रॉबरी, ठीक है, एन एडमिशन दैट द एक्यूज्ड टुक प्लेस इन इट, थर्ड है एन एडमिशन दैट ही गोट ए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, तो लास्ट है ए स्टेटमेंट वाज एज टू व्हेन द प्रॉपर्टी इज। तो ये जो है हमारा पहले तीन जो है बिल्कुल यहाँ पर इसका जो सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में कौन सा केस है, आई होप आपने पढ़ा होगा टोर्ट के अंदर, ये हमारा रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का इंपॉर्टेंट केस है। बात करें राइट टू लास्ट अपॉर्चुनिटीज लेड डाउन इन विच केस, डेविस वर्सेस मान के केस के अंदर यह बात डिसाइड की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, which of the following case was it held that the right confirmed under section 125 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersede any contract to the contrary, the fact that the date of the degree make no difference। तो ये किस केस के अंदर ये कहा गया था, ये कहा गया था हमारा शशि अमूमल वर्सेस थायम अमूमल के केस के अंदर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ए प्लांट हैज टू बी presented to the court under order 4 rule 1 in duplicate, यानी कि 2 कॉपी में जो है प्लांट प्रेजेंट की जाएगी, यही हमारा क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 25 विल बी रेंडर टू द एग्जीक्यूशन नल एंड वॉइड, रेंडर टू द एग्जीक्यूशन इरेगुलरिटी, रेंडर टू द एग्जीक्यूशन वॉइडेबल।
तो मैं इसको सेकंड को ठीक कर रहा हूं, आप अपने अनुसार देख लीजिए इसका सही जवाब क्या है। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, वेयर ए डिग्री इज पास अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट फॉर द एक्शन डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफेंस concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such degree unless the degree remain unsatisfied for the period of 3 months or from the date of the degree। तो फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन। कब आया था हमारा? 18 मई 1955 में। Which of the following property will section 13 of Hindu Succession Act 1955 govern। तो ये कुछ टर्म दी गई है, पहला है तलवाद, तेवाजी, कुतुबा, इलुम। इसके अनुसार जो पहली दो हैं ये बिल्कुल इसका जो है सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट बार काउंसिल इज 25। बात करें अगले क्वेश्चन की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन है? 6 चैप्टर हैं और 44 सेक्शन जो है इन्वॉल्व की गई हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द फ्रेज फाइलिंग ए PIL ऑब्स्टेंसिबिलिटी इन ए पब्लिक इंटरेस्ट बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? फाइलिंग PIL फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइवेट इंटरेस्ट, फाइलिंग PIL फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन की फाइलिंग PIL फॉर द प्रोटेक्शन ओनली फॉर द प्राइवेट इंटरेस्ट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, फाइलिंग ऑफ फेवोरियस PIL रिजल्ट क्या होगा उसका? ये सारे रिजल्ट होंगे, इंक्रीजिंग बैकलॉग ऑफ केसेस, लीजर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस एंड वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि अनरीजनेबली कोई गलत PIL डाली गई है तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है यहाँ पर होगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैडनेस, यानी कि वो पागलपन के प्रभाव में है, अटेम्प्ट टू किल एक्स, इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वाज सेम। यानी कि कोई पागल है तो इसका मतलब ये नहीं है सामने वाले का भी राइट है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। ये कहा गया है जेड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज पर सेक्शन 98 क्योंकि उसे एग्जेम्पशन मिली हुई है, एंड सेम राइट ऑफ ए प्राइवेट डिफेंस ऑफ एक्स इफ जेड इज ए मेड। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किए गए हैं? आर्टिकल नंबर 22 या 22 कैपिटल है, इसे एक बार आप देख लीजिएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? 44, 42, 40, 51। तो 44 अमेंडमेंट के द्वारा इसे इंसर्ट किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सेक्शन 65 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, यानी कि इसके रिगार्डिंग है हमारा सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1975 का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC द वर्ड इंजरी डिनोटेड एनी हार्म वट एवर इलीगल कोज टू एनी पर्सन बॉडी माइंड और रेपुटेशन, यानी कि इंजरी के अंदर ये सभी टर्म शामिल होती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ CRPC? entertaining the complaint without comply with the section 195 and 340 of CRPC. Second है the reading and recording of the evidence taken in one case into another companion case. सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर द डी नोवा ट्रायल? डी नोवा ट्रायल के रिगार्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नोवा ट्रायल शुड बी इन द लास्ट रिसोर्ट। बात करें अगले ऑप्शन के बारे में, इन केस ऑफ ए लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, consent of how many affected family is mandatory by the land acquisition, rehabilitation and
रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट अकॉर्डिंग टू 70, यानी कि 70% जो है होना चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कंपनी विच इज नॉट ए डोमिसाइल कंपनी विल पे द इनकम टैक्स एट ए रेट ऑफ, कितने परसेंट देना होगा, उसे देना होगा यहाँ पर कितने परसेंट देना होगा, उसे देना होगा 14%। तो आज हमने 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरीके से और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।